नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यूएस वीज़ा का B1 B2 वीज़ा का पूरा डिटेल प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। सरल भाषा में, इजी भाषा में, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपको किसी को भी पहला जो अप्लाई कर रहा है, नए बंदे को, न्यू पर्सन को भी आसान से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सिंपल में करूंगा। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारे दूसरे वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो डिटेली बनाने की कोशिश करूंगा और आपको भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यूएस वीजा नथिंग में B1 B2 वीजा दोस्तों स्पेशली है नॉन इमिग्रेंट वीजा दोस्तों। दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए दोस्तों। जो भी लोग किसी से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, पर्सनल विजिट के लिए, या फिर कोई मीटिंग है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस है उसके लिए जाना चाहते हैं दोस्तों। ये बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे इस विजिट के लिए जाते हैं, घूमने, टूरिज्म के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, या फिर मीटिंग्स के लिए जाते हैं, या फिर किसी से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पे टूरिज्म वीजा या फिर विजिट वीजा अप्लाई करते हैं। वहाँ पे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पूछा जाता है, एप्लीकेशन से फिलअप किया जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ पे इंटरव्यू नहीं होता। सिर्फ यूएसए ऐसा दोस्त है जहाँ पे दोस्तों कि आपको पर्सनली इंटरव्यू को जाना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और ये जानने के लिए कि आप B1 B2 वीजा में जा रहे हैं, उसी कारण के लिए जा रहे हैं, और कोई कारण नहीं है दोस्तों। किसी को भी जब B1 B2 वीजा इश्यू किया जाता है, वो 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री के लिए दिया जाता है दोस्तों। 10 ईयर्स में कितने भी मल्टीपल एंट्रीज करते हैं आप जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हर कोई मल्टीपल एंट्रीज बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिटेली सही तरीके से नहीं बताते। मल्टीपल एंट्री इसका मतलब नहीं कि आप हर महीने जाओ, हर दिन जाओ और वहां पे 1 साल ठहर के, ऐसा नहीं चलेगा दोस्तों, वो तो इलीगल है। लंबा ड्यूरेशन नहीं जा सकते। यहाँ पे बोला गया कि 10 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वैलिडिटी, यानी कि आपका वीजा 10 साल के लिए वैलिड होगा, स्टैंपिंग रहेगा स्टिकर 10 साल के लिए। लेकिन आप कितने भी बार जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आप कितने भी बार जाओ, यहाँ पे 6 महीने से ज्यादा नहीं रहना पड़ेगा। अगर 6 महीने से ज्यादा यूएस में रहेंगे तो यानी कि दोस्तों इसका वायलेशन हो जाएगा। अदरवाइज आपसे दोस्तों किसी भी कंट्री में आप इंडियन हो समझ लीजिए, और आपने यूएस में अप्लाई किया B1 B2, आप यूएस में जाके 6 महीने से ज्यादा रहेगा, आप NRA बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट की तरह दोस्तों। तो यहाँ पे मतलब 6 महीने से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आप मेरे को पूछे तो B1 B2 वीजा मल्टीपल एंट्री दिया गया है। साल में कितने बार जाओगे आप? 1-2 बार, राइट? कभी 1 हफ्ता के लिए, कभी 2 हफ्ते के लिए, राइट? मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए दिया गया है। मतलब मैं गया था 1-2 बार मान लीजिए, और मेरे को कोई काम नहीं पड़ा 3-4 साल के बाद, उसके बाद 4 साल के बाद और एक गया। ऐसा है मल्टीपल एंट्री, यानी कि हर दिन जाओ। उसका मतलब है मल्टीपल का मतलब है कि 10 साल का वैलिडिटी रहेगा, जब भी आपका काम पड़े जा सकते हैं, और लंबा समय तक नहीं रहना चाहिए। अब दोस्तों प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या है, देखिए दोस्तों, ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, राइट? ऐसा नहीं है कि मतलब हार्ड कॉपी में फिलअप किया, प्रिंट लिया, साइन किया, कहीं पे जाके सबमिट करना, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों यूके और कनाडा वीजा के लिए क्या करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं, उसके बाद प्रिंट लेते हैं, प्रिंट लेके साइन करके हार्ड कॉपी VFS में देते हैं दोस्तों, विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, राइट? आजकल तो ऑनलाइन प्रोसेस भी आ गया है, फिर भी आपको VFS ऑफिस जाना पड़ेगा। अब कमिंग टू यूएस से B1 B2 वीजा के लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले फॉर्म नंबर DES 160 ऑनलाइन फिलअप करना पड़ेगा। आपको जाके क्रिएट करके, और वहां पे दोस्तों सब कुछ डिटेल आएगा। आपको फोटोग्राफ देने की जरूरत नहीं है। एक जमाने में था कि आपको फोटोग्राफ अटैच करके देना पड़ता था, अभी OFC में लेके जाना पड़ता था। मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। या देखिए, आपको DES 160 फॉर्म ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसमें क्या क्या आएगा, फोटो तो वहां पे लिखा रहेगा कि इट विल बी कैप्चर्ड एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। वहां पे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल देना पड़ेगा, और जो नाम होगा, डिटेल्स होगा एज पर पासपोर्ट, एग्जैक्टली एज पर पासपोर्ट आपको फिलअप करना पड़ेगा। कुछ भी गलती कर दिया तो वो फॉर्म वैलिड नहीं होगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा शायद। और आपको ट्रैवल डिटेल वहां पे देखना पड़ेगा दोस्तों, वहां पे अपडेट करना पड़ेगा कि भाई आपको कब जाना है, कहाँ पे जाना है, किससे मिलना है, और कितने टाइम के लिए जाना है, कहाँ पे जाना है, लोकेशन में। तो ट्रैवल डिटेल देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों आपको फैमिली डिटेल देना पड़ेगा अपने DES 160 में दोस्तों। और अगर किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं यूएस में, तो कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है, उसका फ्रेंड या रिलेटिव रिलेशनशिप लिख के वहाँ पे अपना नाम देना पड़ेगा, मतलब आपके रिलेटिव या फ्रेंड का नाम, और वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं वो भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा। या फिर किसी कंपनी में मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, या फिर क्लाइंट से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो क्लाइंट डिटेल देना पड़ेगा, या फिर कंपनी का नाम देना पड़ेगा दोस्तों। और यूएस कॉन्टैक्ट नेम भी देना पड़ेगा, नथिंग बट कंपनी का नाम हो गया, वहाँ पे जो मैनेजर है उसका नाम हो गया, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का नाम हो गया, या फिर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे रिश्तेदार का नाम, वहाँ उसका नाम हो गया, सब देना पड़ेगा। और एजुकेशनल डिटेल देना पड़ेगा दोस्तों DES 160 में, कि आप कितने पढ़े लिखे, हाईएस्ट। देखिए वहाँ पे पूछा है कि 10th स्टैंडर्ड से हाईएस्ट तक दे सकते हैं, कि मान लीजिए आपने डिग्री किया, डिग्री से लेकर 12 से लेकर 10th तक दे सकते हैं। आपने मास्टर्स किया तो सबसे पहले मास्टर्स, देन बैचलर्स,
उसके बाद 12 और 10 क्लास तक दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपने चलिए 10 क्लास 12 क्लास दिया भी नहीं चलेगा, लेकिन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना जरूरी है। लेकिन टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेकर 10th तक दीजिए, काफ़ी है, राइट। और दोस्तों जितना अच्छा क्वालिफिकेशन आपका रहेगा उतना एक वेटेज बन जाएगा आपका एप्लीकेशन का। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को थोड़ा वेटेज देते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर कोई प्रीवियस रिजेक्शन से मतलब हाल ही में रिजेक्ट हुआ आपका B1 B2 वीजा इंटरव्यू, या फिर 6 महीने के पहले या फिर 2 साल के पहले किया, वो डिटेल लिखना पड़ेगा कि भाई हाँ रिजेक्ट हुआ था। इसके अलावा वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई किसी कंट्री में आप डिपोर्ट हुए हैं या फिर आपको एंट्री नहीं दिया गया है, वो भी लिखना पड़ेगा आपको, राइट। और दूसरी दोस्तों इसमें यह भी लिखना पड़ेगा कि आप इससे पहले कितने कंट्रीज घूमे हैं, कितने कंट्रीज विजिट किए, वो भी लिखना पड़ेगा। हाँ उसमें पूछा जाता है कि पिछले 5 साल का डिटेल लिखो। हाँ 5 साल का डिटेल लिखिए, मतलब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वहाँ पे इंटरव्यू में जाके सिर्फ 5 साल का ही पूछेंगे। अगर आप 10 साल पहले भी कई कंट्री में गए हैं वो भी अगर पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। यानी कि वो पूछते हैं कि मतलब मान लीजिए आपने 5 साल के अंदर एक कंट्री गए हैं और 10 साल पहले एक कंट्री गए हैं, अगर वो पूछेंगे तो आप कोई कंट्री घूमे हैं तो आपको बताना पड़ेगा हाँ मैं 2 कंट्री घूमा हूँ, XYZ कंपनी, मतलब वो कंट्री, 2 कंट्री का नाम भी बताना पड़ेगा, भले वो 5 साल पुराना हो या 5 साल के अंदर हो, दोनों बताना पड़ेगा। और सारे के सारे पासपोर्ट आपको लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे जो भी स्टैंपिंग है कंट्री का। इसके बाद DS 160 फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद एक फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, DS 160 नंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो DS 160 नंबर दोस्तों आपको ये अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए काम आएगा। दोस्तों ध्यान रखिए DS 160 नंबर मान लीजिए कि बहुत लंबा है, कोई एकदम स्पीड से कर रहा है तो एक ही दिन में सबमिट कर दिया, कुछ लोगों को डिटेल नहीं रहेगा या स्लो है मतलब लॉग ऑफ हो जाता है तो 2-3 दिन रहेगा, या फिर होल्ड कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। ध्यान में रखना कि 30 डेज तक, 30 दिन तक वो वैलिड है। 30 दिन तक आपने लॉगिन नहीं किया, सबमिट नहीं किया तो वो डिलीट हो जाएगा, आपको नया DS 160 भरना पड़ेगा। इसलिए सेफर साइड है कि आप अगर अभी के अभी सबमिट नहीं करना चाहते तो हर हफ्ता एक बार लॉगिन करके चेक कीजिए, या फिर मेरा मानना है कि DS 160 पहले, सबसे पहले अपॉइंटमेंट को भूल जाइए, पहले DS 160 सही तरीके से फिलअप करके 2-4 बार चेक कीजिए, जब आपको सही लगता है तब सबमिट कर दीजिए। एक बार सबमिट होगा तो सिस्टम में हमेशा रहता है। सबमिट करने के बाद आपको जैसे मैंने बोला कि सेकेंड स्टेप है कि CGI पोर्टल बनाना पड़ेगा। CGI पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। भाई ये CGI पोर्टल क्या है, किसी को पता नहीं है तो usvisascheduling.com पर की वेबसाइट है, आपको वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, अपना प्रोफाइल करना पड़ेगा। क्यों? अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अब स्टेप क्या है कि usscheduling.com में जाके अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल के साथ आपको यूजर नेम आपका ईमेल आईडी या फिर कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड के अलावा 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन है रैंडमली। ये यूजर नेम, पासवर्ड और 3 सिक्योरिटी क्वेश्चन ध्यान से लिख के रख लेना कहीं पे, एक बार भूल गए तो खत्म, आपको नया प्रोफाइल करना पड़ेगा, नहीं बना सकते उसके बाद, राइट। तो इसमें क्या क्या देना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा, आप अपना प्राइमरी, अगर आप अकेले जा रहे हो तो अपना नाम हो गया, अपना पासपोर्ट नंबर हो गया, कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स। अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो अपना प्रोफाइल करने के बाद यू हैव टू ऐड डिपेंडेंस, वहाँ पे कि डिपेंडेंस को ऐड करना, आप अपना डिपेंडेंस को ऐड कीजिए। स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, यानी कि माता पिता हो सकते हैं, या फिर इन-लॉस हो सकते हैं, या फिर सिबलिंग्स हो सकते हैं, वो लिखना पड़ेगा। वो करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट 2 चीज़ के होते हैं, एक तो OFC मतलब बायोमेट्रिक, जहाँ पे आपको फोटोग्राफ लेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, राइट, डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, राइट, नंबर 1। नंबर 2 अपॉइंटमेंट होता है कि कंसुलर अपॉइंटमेंट, इंटरव्यू के लिए आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, यानी कि इंडिया में जो भी 5 कंसुलेट और एम्बेसीज है, मतलब इसका 2 अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे 2 अपॉइंटमेंट साथ में लेना पड़ता है, यानी कि अभी मैं बायोमेट्रिक ले लिया उसके बाद में कंसुलेट, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली अगर आज ले रहे हैं, आज इमीडिएटली उसी टाइम पे दोनों अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको दोनों अपॉइंटमेंट सेम प्लेस में मिले, आज बायोमेट्रिक कल इंटरव्यू मिले, हो सकता है कि आज बायोमेट्रिक 15-20 दिन के बाद इंटरव्यू मिले, हो सकता है कि दिल्ली में बायोमेट्रिक। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले अगर आपको DS 160 कैसे फिलअप करना है, आपको हेल्प चाहिए तो हमारे चैनल में आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि फिल DS 160 ऑनलाइन बोल के एक वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, डिटेल वीडियो स्टेप बाय स्टेप, उसको रेफर कीजिए, आपको आसान होगा, ठीक है। इसका लिंक भी दे दूंगा।
और किसी के पास टाइम नहीं है, फटाफट चाहिए कि DS160 फिल ऑनलाइन का वीडियो, तो वो उसका 20 मिनट का भी क्या आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों अभी आपने DS160 को आप पूरा फिलअप कर दिए और अपॉइंटमेंट के लिए US वीज़ा शेड्यूलिंग लैपटॉप में प्रोफाइल बना दिया और अपना और फैमिली मेम्बर का भी ऐड कर दिया। उसके बाद आता है कि आपको US वीज़ा फीस भरना पड़ेगा। दोस्तों अभी के हिसाब से दोस्तों इनिशियली द बेसिक चार्जेस $185 पर पर्सन। अगर आपका सिंगल प्रोफाइल है, आप खुद जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो $185 पर पर्सन भरना पड़ेगा। अगर आप 4 लोग जा रहे हैं फैमिली में आप मिला के, तो आपको $185 इंटू 4 देना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि 16-17 हज़ार इंटू कितने भी मेंबर हो प्रोफाइल में देना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई 2026 से आपको पता है कि अगर आपको एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट चाहिए या जल्दी चाहिए उसके लिए आपको US वीज़ा शेड्यूलिंग में नथिंग बट CJ प्रोफाइल में आपको अपॉइंटमेंट भरते वक्त आपको ड्रिल डाउन फिल्टर आएगा कि सिलेक्ट करने के लिए कि एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट, जहाँ पे आपको $750 देना पड़ेगा, नथिंग बट अराउंड 65 to 70,000 इंडियन करेंसी में। तो वो करने से आपको मतलब थोड़ा जल्दी मिल सकता है। तो मैं दोनों चीज़ दिखा रहा हूँ आपको फीस भरने के लिए, $185 पर हेड प्लस $750 जो एक्सपर्ट करने के लिए है। तो जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आप नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो सिर्फ $185 इंटू 100 पीपल। अगर आपको एक्सपर्ट चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आपको $750। दोस्तों अभी आपको दोनों अपॉइंटमेंट मिल गया। अपॉइंटमेंट मिलाने की यानी कि पैसा भर दिया और अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं, आप अपने होम टाउन में मतलब जहाँ भी रहते हैं, आपको एक इच्छा है कि भाई मेरे को घर जहाँ पे रहता हूँ वहीं का आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, हो सकता है कि मिल जाए, दोनों ले लीजिए। पहले तो रहता है कि OFC अपॉइंटमेंट यानी कि बायोमेट्रिक, जहाँ पे फिंगरप्रिंट होता है, आपका फोटोग्राफ लिया जाता है और जो भी आपको DS160 आप लेके जाएंगे, पासपोर्ट लेके जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे कि यस आपने अप्लाई किया है, और रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे ये स्टिकर आपके पासपोर्ट के पीछे लगाते हैं ताकि जब इंटरव्यू में जाए तो ये स्कैन करते हैं, आपको पूरा डिटेल आता है, राइट। तो दोस्तों देखिए अगर अपॉइंटमेंट मान लीजिए कि आपके प्रिफर्ड लोकेशन पे नहीं मिला, तो आप क्या कर सकते हैं कि इंडिया में 5 लोकेशन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड चेन्नई। कहीं भी अगर आपको ट्रैवल कर सकते हैं तो कहीं का भी लोकेशन मिले आप ले लीजिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको आसान से मिल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि देखिए अगर आपको मतलब नेक्स्ट मंथ ही जाना है तो मुश्किल है, आप अपना ट्रैवल प्लान करके जाए ताकि आपको मिस ना हो, मतलब 3 महीने के अंदर का, 4 महीने के अंदर का कीजिए तो थोड़ा सा आसान हो सकता है। अगर आप 6 महीने से पहले आपका प्लान करते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों अगर आप 3 महीने का लेके चलेंगे, अगर आप ये एक ही दिन में आज OFC बायोमेट्रिक और कल इंटरव्यू चाहे तो थोड़ा मुश्किल है, मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। आप नेक्स्ट ईयर का करेंगे तो मिल जाएगा, इमीडिएटली का या फिर जल्दी का नहीं मिलेगा। तो आप दूसरा ऑप्शन अपना सकते हैं कि भाई मेरे को नो प्रॉब्लम 2-3 महीने के अंदर जब भी मिले OFC और कंसुलर इंटरव्यू चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए कि देखिए मान लीजिए कि 15 जुलाई का आपको मिला बायोमेट्रिक OFC और हो सकता है कि अगस्त 10 तारीख को मिला इंटरव्यू, आप ऐसा लेंगे तो आपका थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है, यानी कि एनीवेयर इन इंडिया प्लस किसी भी डेट में तो लेंगे तो चांसेस बढ़ जाता है, स्पेशली फॉर सिंगल्स। फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन ऐसा करेंगे तो आसान है। अब मान लीजिए आपने दोनों अपॉइंटमेंट ले लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपका है OFC बायोमेट्रिक। वहाँ पे जाके जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका फ़ोटो लेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करेंगे DS160 वगैरह, और करने के बाद जो भी है उस स्टिकर निकाल के आपके पासपोर्ट के पीछे लगाएंगे, यानी कि आपने रजिस्टर कर दिया, एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आएगा, आप इंटरव्यू जाना पड़ेगा, कंसुलर इंटरव्यू, जहाँ पे आप अकेले जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ जा रहे हो। इंटरव्यू अकेले जा रहे हो तो अकेले होगा, फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली के साथ टुगेदर होगा। अब देखिए दोस्तों वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लैंग्वेजेस है दोस्तों, कि अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी, आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए कि आपको दूसरे लैंग्वेज में देना है अदर देन इंग्लिश, तो अब जैसे ही आप आपका टर्न आता है इमीडिएटली आपको पूछना पड़ेगा कि आपको ट्रांसलेट चाहिए, जो भी ट्रांसलेट आपको चाहिए हिंदी वगैरह आपको मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे इंटरव्यू का डेट आया, तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं सिनारियो देता हूँ, सिनारियो नहीं बोलूँगा, एक विजुअलाइजेशन देता हूँ। बायोमेट्रिक का सिंपल है दोस्तों, अब जाएंगे 1 घंटे के अंदर हो जाएगा, कभी कभी आधा घंटे के अंदर हो जाता है, वो 5 मिनट का काम है, अगर रश हो तो थोड़ा टाइम लगता है। इंटरव्यू में क्या होता है उसका भी तकरीबन 1 घंटे का काम है दोस्तों इंटरव्यू भी।
पहले आप अंदर जाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट्स लेके, ध्यान रखें कि आप बड़े बड़े लगेज मत लेके जाएं, वहाँ पे रखने के लिए जगह दे। लेकिन लोगों ने अभी हाल ही में कहा कि मोबाइल वगैरह रखने के लिए मिल जाएगा आपको लॉकर्स। तो आपको क्या करना है, पहले ही जाएंगे तो आपके हाथ में अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन और पासपोर्ट रखना पड़ेगा। जैसे आएंगे आपका सिक्योरिटी देखेगा कि आपके पास अपॉइंटमेंट है या नहीं, वो चेक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे जाते ही आपको नॉर्मल सिक्योरिटी चेक होगा, जैसे आप जहाँ भी मेट्रो स्टेशन पर या फिर एयरपोर्ट में जो चेक करते हैं सिक्योरिटी चेक होगा। वो चेक करने के बाद दोस्तों कभी कभी ये भी पूछते हैं कि बहुत सारे कॉन्सुलेट ऑफिस में या एम्बेसी में कि आपको किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है, तो उस हिसाब से उनको भेजते हैं वहाँ पे। और ये भी देखते हैं कि कौन से कैटेगरी का आप इंटरव्यू देना है, H1B दे रहे हैं वर्क परमिट का, या F1 स्टूडेंट्स वीज़ा का दे रहे हैं, या फिर B1 B2 विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा का दे रहे हैं। तो मान लीजिए आप चले गए अंदर, ये सब होने के बाद एक छोटा सा बायोमेट्रिक का थंब इंप्रेशन होगा, ये लेने के लिए, अटेंडेंस लेने के लिए कि भाई आप ही आए हो इंटरव्यू के लिए, जो बायोमेट्रिक किए हैं। वो होने के बाद मेन हॉल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे काउंटर्स रहेंगे आपके सामने। जैसे आप देखते होंगे, मतलब कि एक एग्जांपल दूँ तो एयर टिकट का काउंटर हो गया, या फिर आप इमिग्रेशन में जाएंगे, ऐसे काउंटर होंगे। और वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स इंटरव्यू लेते होंगे। अब यह नहीं कि आप जहाँ मतलब एक जब काउंटर है, आपको लगा कि उस काउंटर में मेरे को जाना है, ज़रूरी नहीं कि आपको उस काउंटर में मिलेगा। अब ये क्या बोलते हैं कि वो इंटरव्यू दोस्तों एक लॉजिकल इंटरव्यू है, ओके, प्रोफेशनल है। ये देखिए कोई गुस्सा है तो रिजेक्ट कर देंगे, कोई खुश है तो पास कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। तो आपको कोई चॉइस नहीं मिलेगा कहाँ पे जाएंगे। जैसे ही कोई भी विंडो एम्प्टी होगा वो आपको बुलाएंगे, तो आपको जाना पड़ेगा। जाते ही आपका इंटरव्यू शुरू होगा। इसलिए दोस्तों इंटरव्यू शुरू करने के लिए आपको ग्रीट करना पड़ेगा, हाय हेलो नहीं बोलना है, मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है आपको बोलना पड़ेगा, सर मैडम बोल के। उसके बाद एक अच्छे से स्माइल के साथ, एनर्जी के साथ आपको पासपोर्ट प्रेजेंट करना पड़ेगा। यूजुअली पासपोर्ट ही मांगते हैं, पासपोर्ट के पीछे स्टिकर होता है, वो स्कैन करते हैं। स्कैन करते हैं आपका पूरा डिटेल हो जाएगा, तुरंत कॉन्सुलेट ऑफिसर आपका इंटरव्यू शुरू कर देगा। दोस्तों सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं कि पर्पज़ ऑफ विजिट, आप यूएस से क्यों जा रहे हो, या फिर कभी कभी ये पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तो ध्यान से देना कि अगर कहाँ जा रहे हो बोलने से मत बोलना कि मैं यूएस से जा रहा हूँ, आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कहाँ जा रहे हो। मतलब वाशिंगटन हो गया, फिर न्यूयॉर्क होगा, न्यू जर्सी होगा, किस काम के लिए जा रहे हो वो बताना पड़ेगा। और सेकंड क्वेश्चन पूछेगा कि पर्पज़ ऑफ विजिट। देखिए दोस्तों इस वीडियो में मैं ये इंटरव्यू क्वेश्चन V1 B2 इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे तो मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे। मैं प्रोसेस की बातें मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू एक 2 या 3 मिनट का होता है एवरेज, कभी कभी 4 या 5 मिनट का होता है। वेरी रेयर ऑफ द रेयर केसेस में जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है, वहाँ पे 15-20 मिनट का होता है। वो 15-20 मिनट का भूल जाइए, एवरेज मान के चाहिए कि 3 या 4 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसी में आपका रिजल्ट पता लग जाता है। मान लीजिए दोस्तों कि अगर आपका इंटरव्यू पास हो गया, आप अप्रूव हो गया, तो इमीडिएटली बता देंगे कि कंग्रेचुलेशन वीज़ा से अप्रूव, या फिर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, और पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रख लिया मतलब आपका वीज़ा अप्रूव हो गया। मान लीजिए अगर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ, तो इमीडिएटली आपको बताएंगे कि सॉरी इस बार डिनाई हो गया, आप ट्राई कीजिए नेक्स्ट टाइम बोल के पासपोर्ट आपके हाथ में दे देंगे। तो अगर पासपोर्ट आपको हाथ में दे दिया और स्लिप दे दिया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका मतलब वीज़ा रिजेक्ट हो गया। आपको ओके थैंक यू बोल के वापस आना है, वहाँ पे आर्ग्यू नहीं करना है, आपको रीज़न नहीं पूछना है कि क्यों रिजेक्ट हुआ, आपको चुपचाप वहाँ से आना है स्माइल करके। अगर आपका इंटरव्यू अप्रूव हो गया, पासपोर्ट ले लिया, ओके थैंक यू बोल के सीधा आना है वहाँ पे। मतलब ज़्यादा शोबाजी नहीं करना है या फिर एक्साइटमेंट नहीं जाना है। कोई भी कुछ भी हो, रिजल्ट आपको आराम से आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अप्रूव होगा तो नो प्रॉब्लम। अगर रिजेक्ट हो गया और आप आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिया वहाँ पे, तो फ्यूचर के लिए भी रीअप्लाई करते वक्त भी प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी बैन भी कर देते हैं। अगर आप चुपचाप आ गए थैंक यू बोल के, मतलब नेक्स्ट टाइम आप एनालाइज करना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट हुआ था, उस हिसाब से आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव करके आप रीअप्लाई कर सकते हैं, कभी भी चांस मिल सकता है। रीअप्लाई आप तुरंत भी कर सकते हैं, वही पॉलिसी है, ऐसा नहीं लिखा कि 1 महीने के बाद करो, 4 महीने के बाद करो। आज रिजेक्ट हुआ आप कल ही से कर सकते हैं। नहीं मतलब देखिए आज रिजेक्ट हुआ, कल इसका इंटरव्यू नहीं मिलेगा, राइट, फिर से वो प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, करते करते 1 महीना लग जाता है, 1-2 महीना। तो आप मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपका किसी का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो 3 महीना गैप दीजिए, 2-3 महीना गैप दीजिए, उसके बाद अप्लाई कीजिए, तो ताकि थोड़ा सा लॉजिकेबल रहेगा कि आपको क्यों रिजेक्ट हुआ है और उस पर आपने काम किया, क्या इंप्रूवमेंट किया। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसेस में ना वो अप्रूव करते हैं, ना वो रिजेक्ट करते हैं, वो 221G फॉर्म देके वापस भेज देते हैं।
कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए कभी कभी होता है ये, यानी कि उनको अप्रूव करना है लेकिन कुछ क्वेश्चन है माइंड में, अप्रूव करना है लेकिन कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बोलते हैं कि देखिए ये क्वेश्चंस लेके आइए, मतलब ये डॉक्यूमेंट लेके आइए, एक हफ्ते के बाद वो खुद डेट लिख के देंगे, उस हफ्ते में आपको ये स्लिप लेके जाना है दोस्तों। वो पासपोर्ट रख लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि पासपोर्ट वापस दे देंगे, ऐसा केस हुआ भी है। अब वो बोलेंगे कि हम आपको बताएंगे 2 हफ्ते 1-2 हफ्ते के बाद आना, तो ऐसा भी हुआ है। उसके बाद ईमेल भी आया कि हाँ आ जाओ, तो वापस गए। कभी कभी वो बैकग्राउंड भी चेक करते हैं, तो इसको 221G बोलते हैं। अब ये मैं थोड़ा पहले नहीं बताया, अगर रिजेक्ट होता है तो 214B फॉर्म देके भेजते हैं वो पासपोर्ट के साथ। यानी कि 214B क्या होता है कि 2 रीज़न होता है, एक तो पर्पस ऑफ विजिट आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कन्वींस नहीं हुए ऑफिसर्स, दूसरा बात आप होम टाइस यानी कि वापस आएंगे बोल के एक्सप्लेन नहीं कर पाए और ऑफिसर्स भी कन्वींस नहीं हुए, इसलिए उनको आपको रिजेक्ट किया गया है अंडर 214B, सेक्शन 214B। सेक्शन 221G में जो होल्ड करते हैं, रिजेक्ट नहीं बोलूँगा, उसके लिए क्यों करते हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं कि आपका इंटरव्यू अप्रूव हो गया, और अप्रूव होने के बाद दोस्तों मेट्रो सिटीज़ में मैक्सिमम 4 या 5 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट आ जाएगा, जैसे भी आपने सेलेक्ट किया, जैसे स्पीड पोस्ट से यानी कि ब्लू डार्ट से जो भी है फेडेक्स से आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपने दिया हुआ कि आई विल कलेक्ट फ्रॉम सो एंड सो लोकेशन, आपने कोई एम्बेसी का या VFS का लोकेशन दिया होगा, आपको वहाँ पे जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो 4-5 दिन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। हाँ, कभी रूरल एरिया या फिर रिमोट एरिया में है तो वहाँ पे 1 हफ्ता से 10 दिन तक भी लग सकता है। यूजुअली 4-5 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों पासपोर्ट में क्या होता है, यूजुअली एक स्टिकर लगाते हैं प्रिंट करके, मतलब पासपोर्ट साइज का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल के, और वहाँ पे आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, ओके, पासपोर्ट नंबर होगा वहाँ पे। उसके बाद वैलिडिटी होगा कि मतलब 10 साल का वैलिडिटी यूजुअली मिलता है, कभी रेयर ऑफ द रेयर केसेस में 1 या 2 साल का देते हैं, अदरवाइज 10 years मल्टीपल एंट्री एम बोल के लिखा होगा, राइट। दोस्तों जब भी मतलब ये जैसे ही वीज़ा आएगा पासपोर्ट लेके, जब जो आपका प्लान है जब भी जाना है आप वैसे जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एंड होता है ये प्रोसेस, पूरा यही था ओवरऑल प्रोसेस। में कोशिश किया कि शॉर्ट वीडियो में, छोटे से वीडियो में समझाओ, ये नहीं कि 4-5 घंटे का मतलब एकदम कोर्स की तरह समझा, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस मैप करके भी डाल दूंगा कि भाई क्या प्रोसेस है, राइट। ये इसके अलावा तो आपको समझ में आ जाए कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करें, ठीक है। मैं यहाँ पे लिंक वगैरह दे दूंगा सपोर्टिव वीडियोस का। और फिर भी आपको लगता है कि आप थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर इंटरव्यू का क्या क्या क्वेश्चन आएगा क्या नहीं आएगा उसमें दिक्कत आ रही है, हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जहाँ भी जितना भी हो आपको हेल्प करने के लिए। तो इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जो भी US वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनसे शेयर कीजिए, उनका भी हेल्प हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम हम अपलोड करते रहते हैं। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो अगर आपको H1B के बारे में चाहिए या फिर F1 के बारे में चाहिए, बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का भी बना के आपसे शेयर करने के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।